जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह कोर्स एक कंप्लीट कोर्स है और इसमें आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, एचपीजीके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि लॉकडाउन का समय है और आपके और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा समय है अच्छे से तैयारी करने के लिए, तो क्यों ना अच्छे से ही कर ली जाए। ये पूरा कोर्स एचपीएसएससी और एचपीपीएससी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलिए कोर्स को शुरू करते हैं। शुरुआत के लिए हमने पॉलिटी सब्जेक्ट को चुना है, तो आज से आपको डेली पॉलिटी का एक नया वीडियो मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से तैयारी कीजिए। उम्मीद है आप सबको हमारी ये नई पहल ज़रूर पसंद आएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंडियन पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर 1 है। पूरी सीरीज का ये लेक्चर 1 है। आपको डेली एक वीडियो मिल जाएगा, तो देखते रहिए। तो इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा। 1770 के आसपास क्या चल रहा था। 1770 तक ब्रिटिशर्स ने काफी लड़ाई लड़ी, मराठास, माइसोर, सिंध, पंजाब, बंगाल। लेकिन 1770 के आसपास बंगाल में पहली बारी अपने को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो प्रॉब्लम कहां आ रही थी अब? ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, इनिशियली उनकी सैलरी कम थी, तो उन्होंने प्राइवेट सेल करनी शुरू कर दी। जो प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे कच्चा माल खरीदते थे, उसी को वो प्राइवेटली सेल करते थे और उनको सैलरी काफी कम दी जाती थी। तो इस चक्कर में प्रॉफिट नहीं हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब सोच के देखिए, एक कंपनी जो कमाने के लिए भेजी गई है सिर्फ, उसको ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर दिया। तो जो ब्रिटिश में बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये लोन क्यों मांग रहे हैं, कमाने के लिए भेजे हैं लेकिन फिर भी ये लोन मांग रहे हैं। तो इसके लिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई। यहां पर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि 4 मेंबर की थी, इसको गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते थे, और इसको भी एस्टेब्लिश किया गया और इसका काम था लेजिस्लेटिव ओनली। मद्रास, बंबई को बंगाल के जुरिडिक्शन के अंदर डाल दिया गया। प्राइवेट ट्रेड को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश कर दी गई। तो आप यहां से देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत यहां से की गई है, रेगुलेटिंग एक्ट से। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यहां पर एक नया ऑफिस यहां पर बनाया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ट्रेड होता था उसको डायरेक्ट करता था ये। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक छोटा सा और एक्ट आया, इसको बोलते हैं हम सेटलमेंट एक्ट 1781। छोटा सा ही है, यहां पर सिर्फ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया गया है। आर्टिकल 50 जो कि हमारा डीपीएसपी के अंडर आता है, आर्टिकल 50 मतलब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हमारे आते हैं, उसके अंडर यही कहा गया है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को हमेशा अलग रखा जाए। तो यहां से देख सकते हैं आप, शुरुआत यहां से की गई है। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या कुछ चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार के लिए भी हम ब्रिटिशर्स को ही पूछते हैं कि उन्हीं ने शुरुआत की थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही इसकी भी, भ्रष्टाचार की भी शुरुआत हुई थी। और नेक्स्ट आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में आया था ये। इसे विलियम पिट द जूनियर ने ये लाया था और पहली बार यहां पर एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम देखने को मिला था। ये डबल गवर्नमेंट का क्या मतलब था? मतलब पहली बार कंपनी के और पॉलिटिकल कमर्शियल और जो पॉलिटिकल जो काम थे, उनको पहली बार अलग अलग किया गया। तो देख सकते हैं डबल गवर्नमेंट का प्रावधान यहां से शुरू किया गया। कमर्शियल और पॉलिटिकल जो इनके आइडियाज थे, उनको बिल्कुल अलग अलग रखने की शुरुआत पिट्स एक्ट से हुई है। और एक नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक नया ऑफिस यहां पे गठित किया गया। ध्यान दीजिए, वहां पर कोर्ट था, यहां पर बोर्ड है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये उल्टा है। वैसे बी पहले आता है, लेकिन यहां पर बी बाद में है, सी पहले है।
तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना, फिर पिट्स एक्ट 1784 में आपका यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बना। और पहली बार एक नई टर्म आई, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब यहां से आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स ने अपना हक जमाना यहां पर शुरू कर दिया था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्यौरा दिया। और यहां से आपको केवल डबल गवर्नमेंट याद रखना है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल यहाँ पर पहली बार यहाँ पे अलग किए गए थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी यहाँ पे एक नया ऑफिस बनाया गया था। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उम्मीद है आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे और नोट्स से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। उसके बाद आता है चार्टर। देखिए चार्टर बीच में भी आए हैं, लेकिन हमें पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है हम वही देखेंगे अभी। तो चार्टर आया था 1833 का। अब यहां पर क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो ऑफिस है वो कन्वर्ट करके बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो पहले गवर्नर जनरल थे। यहां पर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो यहां पर सिविल और मिलिट्री पावर पूरी की पूरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दी गई केवल। अब यहां से आप एक नई चीज देखेंगे कि यहां पर सेंट्रलाइजेशन हो रहा था पावर का। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर पावर सेंटर के पास जा रही है, किसी एक पर्सन के पास जा रही है, तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कह रहे हैं। और अगर एक पर्सन से और लोगों को पावर जा रही है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सिविल और मिलिट्री पावर चली गई, तो यहां पर सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई थी। और वैसे भी हम जो पहला हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, वहां पर बॉम्बे और मद्रास की भी वहां पे पावर छुड़ा के बंगाल को दे दी गई थी। तो सेंट्रलाइजेशन आप देख रहे हैं यहां पर बढ़ता जा रहा है। और यहां पर पहली बार चार्टर में लॉज को एक्ट्स कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज को पहली बार एक्ट्स कहा गया 1833 में। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर 1833 आने तक यहां पर जो इसका कमर्शियल बॉडी इसकी खत्म कर दी गई, ये सब खत्म हो गया। और इसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर अब रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। बोलने का ये मतलब है कि कमर्शियल, एज अ कमर्शियल बॉडी इसको अब नहीं देखा जाने लगा, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को देखा जाने लगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सिविल सर्विसेज के लिए यहां पर शुरुआत की गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। वो 1853 में जाकर वो चीज पूरी हुई थी। अब हम 1853 देखेंगे। उम्मीद है यहां तक अभी आपको समझ आ रहा होगा और आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। 1853 आते आते पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के। पिछले एक्ट में हमने देखा कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव के दो पार्ट्स किए गए और इन्हें अलग अलग रखा गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर पहली बार इसे मिनी पार्लियामेंट की तरह देखा जाने लगा। जैसे हमारे पार्लियामेंट में होता है एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स, तो पहली बार यहां पर अलग की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग किया गया। और इसीलिए इस एक्ट को हम मिनी पार्लियामेंट एक्ट भी कहते हैं। यहां पर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर डाले गए, 6 न्यू मेंबर्स, जिन्हें हम काउंसिलर्स भी कहते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर भी इंक्लूड किए गए। अब एक ओपन कंपटीशन का प्रावधान यहां पे रखा गया कि ताकि ओपन रहे कंपटीशन और इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन एज और जो सेंटर और एग्जामिनेशन था वो इतना हार्श था कि इंडियंस को इसमें घुसना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। ये आगे जाकर चेंज हुआ है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। एक नई टर्म यहां पर लाई गई थी, ब्रिटिश पोजेशन ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन।
अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बोला जा रहा था कि ये क्राउन के अंडर काम करेगी। पहले क्या था, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, पहले बताया गया कि जो भी हमने कब्जा कर रखा है वो इंडिया में वो ब्रिटिश का है सारा का सारा। लेकिन अब बोल रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर सब कुछ आता है। एक लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सेंट्रल काउंसिल भी बनाई गई थी जिसमें 6 नए मेंबर्स रखे गए थे, ये आप देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा चल रहा था। और उसके बाद जो अगली चीज आ रही है, बड़ी उठक पटक चल रही थी। और बीच में आपको पता है 1857 में 1857 की क्रांति आई, उसके बाद बहुत ही बड़े चेंजेस आए। तो उन चेंजेस के बारे में हम बिल्कुल अब चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा गया। ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। अब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया वाइस रॉय को। और वाइस रॉय किसका रिप्रेजेंटेटिव था? तो वाइस रॉय डायरेक्टली आपका क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। देखिए सिस्टम ऐसे चलता था कि क्राउन से नीचे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, और इससे नीचे आपका वाइस रॉय आता है। तो वाइस रॉय आपका रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ये रिपोर्ट करेगा पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट रिपोर्ट करेगा क्राउन को, जो उस टाइम क्वीन थी। तो कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था। और एक जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम हमने पहले पढ़ा था वो अबॉलिश कर दिया गया। डबल गवर्नमेंट का सिस्टम यहां पर अबॉलिश कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब यहां पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठा दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो प्योरली इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेगा, और वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेगा? पार्लियामेंट को। और जो सेक्रेटरी था वो आपका चेयरमैन ऑफ द काउंसिल भी था। तो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हमने देख लिया। ये चेंजेस लाए क्यों गए थे? क्योंकि 1857 में बहुत ही जबरदस्त क्रांति की गई थी, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को थोड़ा लगा कि इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, थोड़ा सा लड्डू इंडियंस को पकड़ा दिया जाए। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वो पहले से ही करते थे। तो इसके बाद आते हैं हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, केवल हमें ये याद रखना है कि इसमें पहली बार इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वाइसराय काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए कुछ इंडियंस को भी रखा गया था। मेनली 3 थे, राजा ऑफ बनारस, सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला। तो यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू कर दी गई थी। पहली बार यहां पर पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कुछ काम की फाइल किसी मंत्री को पकड़ा देना। तो जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम अब चल पड़ा था कि उनको एक एक मंत्रालय दे देते थे कि तू एग्रीकल्चर संभाल, ये टैक्स संभालेगा, ये संभालेगा, ये लैंड रिफॉर्म संभालेगा। तो इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस को पहली बार रखा गया, 3 थे, और पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और 1892 की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ 1892, इसे हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी कहते हैं। और यहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो सेंटर में और प्रोविंशियल काउंसिल में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। देखिए सेंट्रल और एक प्रोविंशियल काउंसिल बनाई गई। सेंटर जो पूरे देश को देखेगा, और प्रोविंशियल मतलब छोटे छोटे जो प्रोविंसेस थे, जैसे आपका सिंध प्रोविंस हो गया
और आपका क्या बोलते यूनाइटेड प्रोविंस हो गया जो आज का यूपी है, तो ऐसे छोटे प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल काउंसिल भी बनाई गई थी। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को है जो इंक्रीज कर दिया गया था, लेकिन आपका मेजोरिटी नहीं दी गई थी, नो ऑफिशियल मेजोरिटी। अभी भी आप देख सकते हैं कि इंडियंस को यहां पर दबाने की ही कोशिश की जा रही है, उनको ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं दी गई, जबकि नंबर बढ़ा दिया गया था। और आपका यहां पर जो बजट था, पहली बार ऐसा हुआ कि बजट के बारे में आप क्वेश्चंस पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आपको पूछने की पावर नहीं थी। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते थे, आप सिर्फ बजट को डिस्कस कर सकते थे और एक आधा छोटा मोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर आपको कुछ ज्यादा जानना है तो वो अलाउड नहीं था। पहली बार यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, पहली बार कब यूज हुआ? 1892 में प्रोविंसेस के लिए यूज किया गया था इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन टर्म यहां पर यूज नहीं की गई थी, इलेक्शन टर्म इस एक्ट में यूज नहीं की गई थी, इस दौरान यूज नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस वहां पर हो रहे थे प्रोविंसेस के लिए। इसके बाद हम अगले एक्ट पर चलते हैं, और अगला एक्ट बहुत ही मशहूर एक्ट है जिसे हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और एक हमारा वायसराय थे, तो इन दोनों ने मिलकर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1902 में देने की कोशिश की गई थी। यहां पर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल था, वहां पर 16 लोग होते थे पहले, उसे बढ़ाकर यहां पर 60 कर दिया गया। देख सकते हैं आप, यहां पर नंबर बढ़ाया जा रहा है, इंडियंस को इसमें ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है। और यहां पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को भी यहां पर पहली बारी मान्यता दी गई। यहां पर चेंज ये हुआ पिछले एक्ट से कि अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, बजट या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां पर आप पहली बार पूछ सकते थे। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ इन लोगों ने क्या की, चालबाजी देखिए आप ब्रिटिशर्स की, यहां पर कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू कर दिया। कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहां पर शुरू कर दिया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है कि कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन पहली बार कब शुरू किया गया, तो 1909। और इसके फादर कौन थे? तो ये भाई साहब थे, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो उस टाइम वाइसरॉय थे, उन्हें फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म कहा जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने देखा कि इंडिया में काफी ज्यादा उफान पर था उस टाइम जो हमारे जो थॉट्स थे अगेंस्ट द इंपीरियलिस्टिक जो पावर थी, उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा लोग खड़े हो रहे थे। तो इसने तोड़ने के लिए यहां पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ला दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि केवल मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट करेगा। अगर कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकता है, कोई और धर्म का इंसान उसे वोट नहीं कर सकता है। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार यहां पर वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, देखिए वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये सर्वोच्च मानी जाती थी, क्योंकि वाइस रॉय के पास हर चीज के लिए वीटो पावर होती थी और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से डिस्कस करता था। तो जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सर्वोच्च, सबसे टॉप पे होती थी वो हायरार्की में। तो पहली बार यहां पर किसी इंडियन को इंक्लूड किया गया, और उन इंडियन का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के। ये भाई साहब हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और ये हमारे वाइस रॉय थे। 1909 में लाया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट करेगा।
वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी इंडियन को लिया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहां तक तो बात समझ आती है कि हमारा जो पॉलिटिक्स थी ब्रिटिशर्स की वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही थी और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस अब पॉलिटिक्स में अपना शेयर दिखाने लग गए थे। तो इसके बाद हमारा आता है मॉन्टेग शेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स। ये आपका आया था 1919 में। अब देखिए उन्होंने यहां पर क्या किया। यहां पर पहली बार डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई। डायआर्की यहां पर इंट्रोड्यूस की गई प्रोविंसेस में। डायआर्की का क्या मतलब होता है कि यहां पर डायआर्की जो प्रोविंसेस थे आपके, प्रोविंसेस में आपके दो तरह के सब्जेक्ट्स रखे गए। एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व। देखिए जो तो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो तो गवर्नर के पास डायरेक्टली, आप ये समझ सकते हैं कि जो काउंसिल होती थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, वो गवर्नर को अपने सुझाव देते थे डायरेक्टली। मानना ना मानना गवर्नर की मर्जी थी। लेकिन जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जो प्रोविंसेस के, वहां पर जो आपकी चुनी हुई सरकार जो काउंसिल होती थी, वो काउंसिल आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेते थे। लेकिन फिर भी ये डिसीजन फाइनली गवर्नर के पास ही रहता था। तो यहां तक बात समझ आती है। डायआर्की यहां पर इंट्रोड्यूस की गई और एक और टर्म यहां पर बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरलिज्म का मतलब था यहां पर कि एक होगी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक होगा आपका हाउस ऑफ पीपल। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आज की हमारी लोकसभा जो है यहां से बनी है और आज की जो हमारी राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स से बनी है। यहां पर पहली बार आपका इलेक्शंस यहां पर किए गए, डायरेक्ट इलेक्शंस किए गए। डायरेक्ट इलेक्शंस किए गए कहां के लिए? प्रोविंसेस के लिए। प्रोविंसेस में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, लेकिन वहां पर और डायआर्की के अंडर वहां पर ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे गए। बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया जो हमारा आज का राज्यसभा और लोकसभा की जिसमें नींव रखी गई थी। और यहां पर क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो था। पिछले वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट कर देगा। तो ब्रिटिशर्स ने ये समझा कि हमारी सोसाइटी को और ज्यादा तोड़ने के लिए यहां पर सिख को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। सिख और क्रिश्चियंस को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए कि सिख ही सिख मेंबर को वोट करेगा, क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन मेंबर को वोट कर सकेगा सिर्फ। देखिए आप किस हद तक ब्रिटिशर्स यहां पर जा रहे हैं इंडियन कम्युनिटी को तोड़ने के लिए। तो ये यहां पर लाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि 1909 में सिर्फ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आपकी मुस्लिम्स को दी गई, लेकिन 1919 में सिख और क्रिश्चियंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। एक नया ऑफिस का इजाद हुआ यहां पर, न्यू ऑफिस, और जिसे हम कहते हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये एक ऑफिस था जो ब्रिटेन में काम करता था, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का संभालता था। तो यहां तक आज हम यहीं तक करेंगे। एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, देखिए यहां पर जो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। अब पहले गवर्नर का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता था यहां पर, भले ही चुनी हुई सरकार यहां पर आती थी, लेकिन फिर भी गवर्नर को वीटो पावर दी गई थी। वो किसी भी डिसीजन को चेंज कर सकता था, चाहे वो लेजिस्लेशन के थ्रू ही आया हो। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहां पर दी गई कि प्रोविंसेस अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और यहां पर प्रोविंसेस की जो आपकी डायआर्की थी उसे अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन ये जो डायआर्की थी आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से हटा दी गई और ये आपकी सेंटर में लाई गई थी।
जो आपकी डायआर्की थी, ये आपकी सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो आज लेक्चर 1 यहीं पर खत्म करते हैं और कल हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लिया कि कहां से हमें क्या क्या मिला है मोटी मोटी तौर पे, लेकिन कल हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और लेक्चर 2 कल परसों आपका अपलोड हो जाएगा, तो तब तक के लिए वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।